बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कल हमने स्पेक्ट्रल सीरीज़ स्टार्ट की थी। स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये चैप्टर की बेस बनाने के लिए बड़ा अहम है, इसलिए आज हम इस आर्टिकल को पूरा करेंगे, फिर बोहर्स मॉडल तक जाएंगे जो कि पहला स्मार्ट सिलेबस का आर्टिकल है। लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस को आप सूटेबली एक्साइट करते हैं तो डी एक्साइटेशन के दौरान उसका इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है ट्रांजिशन करके, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल से वो ट्रांजिशन कर सकता है, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स वो एमिट करता है। जब कभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से ट्रांजिशन करके सेकंड शेल में आए तो वो जो वेवलेंथ एमिट करेगा वो आप इस फार्मूले से मालूम करेंगे, जिसका नाम हमने क्या रखा था, बाल्मर सीरीज़। जे बाल्मर के नाम पे बाल्मर सीरीज़ कहलाते हैं। और ये किस रीजन में थी, विजिबल रीजन में। इसका मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी शेल से ट्रांजिशन करके सेकंड शेल में आता है तो वो जो फोटॉन्स निकालता है वो विजिबल रीजन में लाई करते हैं। वो विजिबल कलर के होते हैं, विजिबल वेवलेंथ्स के होते हैं, हमें नज़र आते हैं। अच्छा, उसका हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी जो जे.आर. रिडबर्ग ने फार्मूलेट की। उसके अलावा बाकी जो सीरीज़ हैं उनको मुख्तसर सा देख लेते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में कि हाइड्रोजन जब रेडिएशन इमिट करता है तो और कौन सी वेवलेंथ किस रीजन में और किस फार्मूले से मालूम की जा सकती हैं। द बाल्मर सीरीज़ कंटेन वेवलेंथ्स इन द विजिबल पोर्शन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। The spectral lines of hydrogen in the ultraviolet and infrared region fall into several other series। और बाकी सीरीज़ हैं, जैसे ये लाइमन सीरीज़ है और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। 7 कलर विजिबल है ना। विजिबल से ऊपर जो ज़्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं उनको अल्ट्रावायलेट कहते हैं, और रेड से नीचे वाली जो होती है उनको इंफ्रारेड कहते हैं। तो विजिबल रीजन से ज़्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट, वो कब एमिट होती हैं वेवलेंथ्स, जब कभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से ट्रांजिशन करके किस शेल में आए, फर्स्ट में। देखिए नीचे एन की वैल्यू क्या लिखी है, 2, 3 एंड ऑनवर्ड्स। सही है ना, कि किसी भी हायर शेल से वो फर्स्ट शेल में आए, और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। उसके बाद बाकी जो सीरीज़ हैं इन द इंफ्रारेड रीजन, 3 स्पेक्ट्रल सीरीज हैव बीन फाउंड whose lines have the wavelengths specified by the formulae। फार्मूलाई भी होता है, फार्मूलाज भी ठीक होता है। अमेरिका में ब्रिटिश का चक्कर है, हम फार्मूलाई ही पढ़ते रहे ना हमेशा, फार्मूलाज भी ठीक है वर्ड। अच्छा, पास्ट टेंस सीरीज, अगली तीनों सीरीज़, ये आपको भी चाहिए बुक में ऐसे लिख लें। अगली तीनों सीरीज़ जो हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। मतलब ये जो वेवलेंथ्स एमिट होंगी ये विजिबल जो वेवलेंथ्स हैं उनसे कम एनर्जी वाली वेवलेंथ है। विजिबल रीजन से नीचे वाली कम एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ज़्यादा। मैं दोबारा बता देता हूँ, विजिबल कलर 7 ये हैं, इंफ्रारेड से कम एनर्जी वाले और फ्रीक्वेंसी वाले जो वेवलेंथ हैं उनको इंफ्रारेड बोलते हैं। रेडिएशंस में एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इनकी कम होगी रेड से, पर वेवलेंथ ज़्यादा होगी। वो आगे जाके एक टेबल में मैं आपको समझाता हूँ। फ़िलहाल ये जो 3 सीरीज़ हैं, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और फंड सीरीज़, इसको पी फंड भी कई बोलते हैं, ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। पास्टन सीरीज़ कब अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से ट्रांजिशन करके थर्ड शेल में आए, और ब्रैकेट सीरीज़ फोर्थ शेल में आए, और ये फंड सीरीज़ ये फिफ्थ शेल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके आए। ठीक है, ये देखें एन की वैल्यू 5 से एक नंबर ज़्यादा एंड ऑनवर्ड्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज रेगुलरिटीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टुगेदर विद सिमिलर रेगुलरिटीज इन द स्पेक्ट्रा ऑफ सम मोर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स प्रपोजेज अ डेफिनेट टेस्ट फॉर एनी थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब इनसे एटॉमिक थ्योरी टेस्ट की गई, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बोहर का मॉडल कैसे आया। फ़िलहाल मैं इसमें से एक आपको नई सीरीज़ बताता हूँ जो 1953 में डिस्कवर हुई, बुक में नहीं है, वो ये लास्ट वाली है।
ठीक है, हम्फ्रीज़ सीरीज़, ये 1953 में, यानी काफ़ी देर बाद डिस्कवर हुई। ये साइंटिस्ट के नाम पे है सारी सीरीज़, जिसने डिस्कवर की सीरीज़। और उसका फार्मूला क्या है, 1/6² - 1/n²। और यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 7 से ऑनवर्ड्स, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। बाकी आपने वैल्यूज़ पढ़ी ही हैं। ठीक है, पहली जो सीरीज़ थी ये अल्ट्रा वायलेट में, उससे नेक्स्ट सीरीज़ विजिबल रीजन में, और अगली सारी जो सीरीज़ हैं ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। ये आपने बात याद रखनी है। यहाँ से मुझे एक MCQ है लाहौर बोर्ड का, MCQ का आंसर बताना आपने। वो MCQ था कि द बाल्मर सीरीज़, और ये बाकी सीरीज़ के लिए भी अप्लाई हो सकता है। बाल्मर सीरीज़ इज़ वैलिड फॉर ए ऑप्शन हाइड्रोजन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ये जो बाल्मर सीरीज़ है, मतलब 1/λ इज़ इक्वल टू RH 1/2² - 1/n², कि जब कभी इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई शेल से ट्रांजिशन करके सेकंड शेल में आए तो वो फोटॉन एमिट करेगा, जिसकी वेवलेंथ इस फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। ये किस एलिमेंट के लिए वैलिड है? क्या ख्याल है आपका? आपको क्या लगता है किसके लिए एप्लीकेबल है? तो बड़े सारों के जहन में ये आता होगा सब के लिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, किसी और एलिमेंट के लिए फार्मूले एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न के चक्कर में चलें मैं बता देता हूँ रीज़न क्या है। देखिए, रूल ये है, ये न्यूक्लियस है एलिमेंट का, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कर लें, उसमें एक प्रोटॉन है, मैं एक प्रोटॉन लिख देता हूँ, 1 प्रोटॉन, और ये उसके शेल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फ़र्ज़ कर लें थर्ड से सेकंड शेल में आया इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके, तो फोटॉन निकलेगा बाहर, जिसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे यही बाल्मर सीरीज़ वाला, 1/λ इज़ इक्वल टू RH 1/2² - 1/3², क्योंकि थर्ड से आया तो n की बजाय मैंने 3 लगा दिया। लेकिन जी वो वेवलेंथ जो भी आ जाएगी, ठीक आ गई। पहले आप ये बताएं कि अगर यही इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड में भेजना होता तो आपको एनर्जी देनी पड़ती कुछ, लेट से वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का छोटा यूनिट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी देनी पड़ी। अजान ज़रा हो जाए। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए सेकंड से थर्ड शेल में जाने के लिए, और जब वो ट्रांजिशन करके वापस आएगा तो एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटॉन वो एमिट करेगा। कितनी एनर्जी का फोटॉन? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वहाँ से ये वेवलेंथ, ख़ास एक वेवलेंथ आएगी, फ़र्ज़ कर लें वो वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, फ़र्ज़ करें। ठीक है, ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन। वेवलेंथ कितनी निकलेगी एनर्जी पे डिपेंड करती है, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, hc/λ, और लैम्डा का फार्मूला क्या बनेगा, hc/e। h और c कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एनर्जी पे ही बेस करेगी ना वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात समझ आई? ये किसके लिए हम बात कर रहे थे? हाइड्रोजन के लिए। अब आ जाए कोई और एलिमेंट के लिए, कोई और एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन में भी ऐसे ही करते हैं। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे जनाब बताएं? न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है? 8, तो 4 प्रोटॉन है। ठीक है, 4 प्रोटॉन। अब उसका भी यही कह लें कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके भी शेल्स बना लेते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। आप पहले मुझे ये बात बताएं कि उसका भी इलेक्ट्रॉन दूसरे से तीसरे शेल में भेजना है, जैसे हाइड्रोजन में भेजा था। आपको क्या लगता है उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी हाइड्रोजन में है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन ग्रिप किए हुए थे? सिर्फ एक। ये जो ऑक्सीजन है इसके प्रोटॉन को कितने प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन ग्रिप किए हुए हैं? 4। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को 4 प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की गिरफ्त ज़्यादा है, तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। फ़र्ज़ कर ले आपको एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ी। अब जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड शेल में आएगा तो जो फोटॉन निकलेगा उसकी एनर्जी भी कितनी होगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन निकलेगा। हाइड्रोजन के केस में कितनी एनर्जी का फोटॉन निकला था? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके केस में थर्ड से सेकंड शेल में ट्रांजिशन हुई, लेकिन एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। क्यों? इसकी वेवलेंथ का फार्मूला क्या बनाएंगे? Hc/E। Hc/E, तो लेमडा का फार्मूला क्या बनेगा? ये वही रिलेशन बन गया। इसका मतलब ऑक्सीजन में ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन निकलेगा तो वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट। मतलब सेम शेल, हाइड्रोजन में भी थर्ड से सेकंड शेल में ट्रांजिशन हुई, ऑक्सीजन में भी थर्ड से सेकंड शेल में ट्रांजिशन हुई, लेकिन एनर्जी दोनों में सेम एमिट नहीं होगी। इतना पॉइंट समझ आया? एनर्जी सेम एमिट नहीं होगी। लेकिन अगर आप बाल्मर सीरीज़ दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, 1/λ=RH, 1/2² - 1/3², तो ये फार्मूला आपको अगर दोनों पे अप्लाई कर देते हैं, हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, तो ये फार्मूला आपको सेम वेवलेंथ निकाल के देगा। या ये कह लें कि ये फार्मूला आपसे बोलेगा कि ना सेम वेवलेंथ एमिट करेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। ये फार्मूला क्यों कहेगा कि सेम वेवलेंथ एमिट होगी? RH क्या है? कांस्टेंट। किस शेल से ट्रांजिशन हुई? थर्ड से, 1/3²। किस शेल में ट्रांजिशन हुई? सेकंड में, 1/2²। हाइड्रोजन के फार्मूले में भी यही चीज़ें आएंगी, ऑक्सीजन के फार्मूले में भी यही चीज़ें आएंगी। तो अल्टीमेटली लैम्डा का आंसर भी क्या आएगा? सेम, इस फार्मूले से। लेकिन प्रैक्टिकली आंसर सेम नहीं होगा। प्रैक्टिकली आंसर सेम क्यों नहीं होगा? हाइड्रोजन को के इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन खींचे हुए है, तो उसको एक्साइट करने के लिए भी एनर्जी कम देनी पड़ेगी और डी एक्साइटेशन के दौरान भी एनर्जी कम रिलीज़ होगी। एनर्जी कम रिलीज़ होगी तो वेवलेंथ बड़ी होगी। ऑक्सीजन में चूँकि ज़्यादा प्रोटॉन, न्यूक्लियस की गिरफ्त मजबूत है, एनर्जी देनी भी ज़्यादा पड़ेगी और मिलेगी भी ज़्यादा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी अगर ज़्यादा मिलेगी तो वेवलेंथ शॉर्टर एमिट होगी। यानी प्रैक्टिकली वेवलेंथ दोनों एलिमेंट सेम एमिट नहीं करेंगे, पर अगर ये फार्मूला अगर आप दोनों पे अप्लाई करते हैं तो फार्मूला तो सेम आंसर निकाल के देगा हर एलिमेंट के लिए, जिसमें भी थर्ड से सेकंड शेल में ट्रांजिशन होगी। ये वेवलेंथ सेम निकाला करेगा, जो कि गलत है। पॉइंट टेक्निकल था, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। इसलिए ये जो फार्मूले हैं, जितनी भी स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन के लिए। ले जी, ये तो थी स्पेक्ट्रल सीरीज़। अब आते हैं स्मार्ट सिलेबस के पहले आर्टिकल तक, जो कि क्या है? बोहर्स मॉडल, जिसका पूरा नाम आपको शायद हैरत हो, आपने केमिस्ट्री में भी शायद कभी ना सुना हो। जो बात नहीं सुनते बंदा कहता है ये गलत है। रदरफोर्ड बोहर मॉडल, पूरा नाम इसका ये है, क्योंकि इन दोनों बंदों की काविश थी, दोनों बंदों की मेहनत की वजह से ऐसा हुआ था। शॉर्ट इसका नेम बोहर्स मॉडल है। रदरफोर्ड ने एक मॉडल पेश किया था, एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का जो था, रदरफोर्ड्स जो एटॉमिक मॉडल था वो 1911 में आया था। उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके बोहर ने मॉडल पेश किया, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1913 में। यानी जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें कुछ तब्दीलियां करके ये बोहर्स का एटॉमिक मॉडल बना। वो क्या था वो सुनिएगा। बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या है? इसका पूरा नाम था रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एम्पिरिकल रिजल्ट, एम्पिरिकल रिजल्ट क्या होते हैं? जो तजर्बे से आए, जो एक्सपेरिमेंट से आए, ऑब्टेन्ड बाय रिडबर्ग। रिडबर्ग ने एक्सपेरिमेंट्स करके जो रिज़ल्ट्स निकाले, कौन से रिज़ल्ट्स निकाले? वो जो फार्मूला था बाल्मर सीरीज़ के, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांजिशन करता है तो वेवलेंथ्स एमिट होती हैं, और उसने उसको फार्मूलेट भी किया। तो उन रिजल्ट्स की बेस पे नील्स बोहर इन 1913 फार्मूलेटेड अ मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम यूटिलाइजिंग क्लासिकल फिजिक्स एंड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल फिजिक्स, पुरानी फिजिक्स, कुछ पुरानी फिजिक्स जो
उनमें से कुछ गलत भी हो गए बाद में आने वाली साइंस में, मैं एक दो बताता भी हूँ आपको। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो मॉडर्न फिजिक्स में आती है, क्वांटम थ्योरी, दिस सेमी क्लासिकल थ्योरी, इसको सेमी नीम यानी कुछ पुरानी कुछ नई, इसलिए कहते हैं कि कुछ इसमें ओल्ड फिजिक्स इस्तेमाल की गई, कुछ इसमें मॉडर्न फिजिक्स यूज़ की गई, इज़ बेस्ड अपॉन दीज थ्री पास्टुलेट्स। पास्टुलेट्स और भी थे, की पास्टुलेट, मेन पास्टुलेट्स 3 थे। और मैं फिर बताता हूँ कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या गलती थी जो बोहर ने करेक्ट की, वो भी सुनिएगा। खैर, सबसे पहला पास्टुलेट है कि एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम, एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। और कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, बादल से हैं, ठीक है। एक तो ये है कि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी अगर ऊपर वाले एलिमेंट्स में जाएँ तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा, तो हर तरह जैसे बादल नहीं छाए होते इलेक्ट्रॉन ने घेरा हुआ है न्यूक्लियस को, वो सीन है। दूसरा, उन्होंने एटम को पता किस सेंस में लिया, जैसे कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स मॉडल। यूनिवर्स में क्या होता है कि सेंटर में होता है सन, सूरज, और उसके गिर्द प्लैनेट सारे घूम रहे होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं अपने अपने मदारों में, ऑर्बिट्स में। और एटम में क्या होता है, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस और उसके गिर्द जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं वो प्लैनेट्स की बजाय इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यूनिवर्स के केस में सूरज तमाम प्लैनेट्स को अपनी ग्रेविटी से एक्ट करता है। फोर्स का फ़र्क आ गया, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स है, सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं जो जिन्होंने मॉडल पेश किया, उन्होंने यूनिवर्स से इसको ज़रूर कंपेयर किया कि जैसे यूनिवर्स में है एक मरकज़ है सूरज और बाकी सारे उसके मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में गर्दिश कर रहे हैं, ऐसे ही एटम भी है। तो खैर, एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट, मखसूस ऑर्बिट्स में, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अगर न्यूक्लियस है तो पहला जो ऑर्बिट आएगा वो यहाँ से न्यूक्लियस से ख़ास डिस्टेंस पे आएगा, और वो ख़ास डिस्टेंस भी बोहर ने कैलकुलेट किया, और वो डिस्टेंस कितना था, 0.0529 नैनोमीटर। पहला शेल इतने फासले पे होगा, जिसको बोहर्स रेडियस कहते हैं, बोहर्स ऑर्बिट भी कहते हैं इस ऑर्बिट को, और उसके रेडियस को बोहर्स रेडियस R1, कि पहला शेल इतने फासले पे होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ इतने फासले में रह के ऑर्बिट कर सकते, इससे नज़दीक नहीं आ सकता। उससे नेक्स्ट शेल भी ख़ास डिस्टेंस पे होगा, और इन दो शेल्स के दरमियान, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, इन दो शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। यानी इलेक्ट्रॉन मखसूस रास्तों पे, मखसूस ऑर्बिट्स में रह के ऑर्बिट कर सकता है। तो वो कहता है जी, एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग। ये वो गलती थी जो रदरफोर्ड ने की और इसने करेक्ट कर दी। क्या पॉइंट इसने करेक्ट किया, मैं वो ब्लू कलर से अंडरलाइन कर लेता हूँ, विदाउट रेडिएटिंग। इससे पहले जो 1911 में 1911 में जो रदरफोर्ड ने मॉडल पेश किया था, उसने भी कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है और वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। लेकिन उसने कहा, रदरफोर्ड ने, कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द तो वो साथ साथ रेडिएशन खारिज कर देते हैं, रेडिएशन खारिज करते रहते हैं, फोटॉन्स निकालते रहते हैं। लेकिन मसला उससे ये होता है कि अगर फोटॉन निकलते जा रहे हैं ऑर्बिटिंग के दौरान, तो इलेक्ट्रॉन को बतदरीज ग्रेजुअली नीचे आते रहना चाहिए और अल्टीमेटली न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए, क्योंकि जब भी फोटॉन निकलता है इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है अपने शेल से। जैसे सेकंड शेल में ना, जब वो नीचे आएगा तो फोटॉन निकालेगा, या वाइस वर्सा, जब वो फोटॉन निकालेगा तो नीचे आ जाएगा। तो रदरफोर्ड ने ये तो कह दिया कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेगा वो साथ साथ रेडिएशन एमिट करेगा, लेकिन रेडिएशन एमिट करने से जो इलेक्ट्रॉन का नीचे आ जाना उसकी समझ में नहीं था कि इलेक्ट्रॉन को तो फिर नीचे आना चाहिए और न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए और ये सारा एटम तबाह हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। तो बोहर ने यही चीज़ करेक्ट की कि जनाब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम सकता है सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स में विदाउट रेडिएटिंग, रेडिएटिंग खारिज करना, रेडिएशन खारिज करना,
कि रेडिएशन शुआएं खारिज किए बग़ैर वो घूमता है, रेडिएशन एमिट नहीं करता। नहीं जी, ये करेक्शन थी जो बोहर ने की रदरफोर्ड के मॉडल में, ठीक है। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड द डिस्क्रीट, डिस्क्रीट कहते हैं मखसूस को, मखसूस स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम, क्योंकि ये पाथ मूव नहीं करता, ऊपर या नीचे नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का ये फिक्स्ड पाथ है जिसमें रह के वो ऑर्बिट कर सकता है। तो इसको उसने क्या कहा, डिस्क्रीट स्टेशनरी एनर्जी स्टेट जो है, पहला पास्टुलेट ये था। दूसरा पास्टुलेट, ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ये जो h/2 पाई है ना, h/2 पाई, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। h प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, तो h/2 पाई पूरे का नाम है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसको h कट या h बार से ज़ाहिर करते हैं। h के ऊपर ना एक छोटा सा कट लगा देते हैं, h बार या h कट, और पढ़ते इसको क्या है, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो कहते हैं जी वही शेल, उन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ऑर्बिट कर सकता है कि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है विच इज़ mvr, वो h/2 पाई का n इंटेग्रल मल्टीपल हो। इंटेग्रल क्या होता है, 1 2 3, ये जैसे नीचे लिखे हुए हैं। यानी लोएस्ट ऑर्बिट वो होगा जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा h/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट ऑर्बिट पता कौन सा हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते गए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस फैक्टर का डबल हो। उससे नेक्स्ट शेल पता कौन सा हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस पर्टिकुलर फैक्टर का 3 टाइम्स हो, 2.25 गुना ना हो, 2.5 गुना ना हो, 3.25 गुना ना हो, 3 गुना हो, और एंड सो ऑन। इससे नेक्स्ट शेल वो हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस पर्टिकुलर फैक्टर का 4 टाइम्स हो। सही है। ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है ना, इसकी हम वैल्यू आगे जाके पढ़ेंगे भी, 1.0510⁻³ जॉल सेकंड। रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट की ये वैल्यू हम पढ़ेंगे आगे जाके। सही है। ये था सेकंड पास्टुलेट कि वही ऑर्बिट्स एलो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस पर्टिकुलर फैक्टर का इंटेग्रल मल्टीपल हो। और उसने आगे बताया कि वेयर n क्या है, n शेल नंबर है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंड n इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आसान अल्फाज में शेल, m क्या है मैस, एंड v क्या है वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, एंड h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बात आपके लिए नहीं थी शायद कि इसको रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, जो मैंने बता दिया आपको, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। और आखिरी पास्टुलेट जनाब, इसका लास्ट पास्टुलेट ये है कि जनाब जब कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, मतलब दैट इज़ जम्प्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट En टू अ लोअर एनर्जी स्टेट Ep। मतलब ये न्यूक्लियस है और ये उसके शेल्स हैं। जिस शेल से आया वो N, जिस शेल में आया वो P कर लें, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आ गए। अच्छा, इस शेल की भी एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, N शेल की, उसकी एनर्जी को कर लेते हैं En। P शेल की भी एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, उसको Ep कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो पता है वो कितनी एनर्जी का फोटॉन एमिट करता है, जितना उन दो शेल्स की एनर्जी में डिफरेंस है। फ़र्ज़ कर लें En जो है, E शेल की एनर्जी वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। वैसे ये नेगेटिव में होती है, मैं नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा। ये वैसे माइनस में होती है, लेकिन मैं फ़िलहाल माइनस के चक्कर में नहीं पड़ रहा। फ़र्ज़ कर लें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और P शेल की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिफरेंस कितना हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटॉन निकलेगा। कहते हैं व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन that is jumps from high energy state En to low energy state Ep, a photon of energy hf is emitted such that कि उसकी एनर्जी जो hf फोटॉन की एनर्जी ऑफ फोटॉन।
ई एन माइनस ई पी, दो शेल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी निकलेगी, जैसे ने मिसाल दी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जी वेयर एफ़ क्या है, सी ओवर लैम्डा, मतलब यही फार्मूला जो ना आपका वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, एच सी ओवर लैम्डा इज़ इक्वल टू ई एन माइनस ई पी, सही है। एफ़ को सी ओवर लैम्डा लिख दें, वो कैसे लिख दें वो भी बता देता हूँ। वी इज इक्वल होता है ना एफ़ लैम्डा, लाइट के लिए सी इज इक्वल एफ़ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनता है, सी ओवर लैम्डा। बात समझ आ गई, सी ओवर लैम्डा। तो बाकी इंशाल्लाह डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन जो है ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफिज़।